आपको याद होगा कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार अपने बजट में तालिबान शासित अफगानिस्तान की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए अलग रखने का प्रावधान करती नजर आई थी। सरकार के इस फैसले पर कुछ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के फंड में कटौती करके तालिबान को धन देना क्या सही है? मोदी सरकार ने इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस मसले पर दो टूक जवाब भारत ने अब मॉस्को से अंतर्राष्ट्रीय मंच से दिया है। जी हां, एनएसए अजीत डोभाल इन दिनों मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने साफ किया कि भारत जरूरत के समय अफगान लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। अजीत डोभाल मॉस्को दरअसल अफगानिस्तान पर एक बेहद अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। ये अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की 5वीं बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता थी, जिसमें भारत के अलावा रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से बोलते हुए अजीत डोभाल ने इस बैठक में अफगानिस्तान में अफगान लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, एक नए अफगानिस्तान को बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जरूर दोहराई, लेकिन साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कतई नहीं होना चाहिए। अपने संबोधन में एनएसए ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक और स्पेशल संबंधों की ओर इशारा किया, उनका हवाला दिया और अफगान लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतों को नई दिल्ली की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। एनएसए ने कहा कि अफगानिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय भारत अफगान लोगों को नहीं छोड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान में संकट के समय जो मदद भेजी है, उसका जिक्र भी अजीत डोभाल ने किया। अजीत डोभाल मॉस्को दरअसल अफगानिस्तान पर एक बेहद अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। यह अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की 5वीं बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता थी, जिसमें भारत के अलावा रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत की तरफ से बोलते हुए अजीत डोभाल ने इस बैठक में अफगानिस्तान में अफगान लोगों के बेहतर भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता जरूर दोहराई, लेकिन साथ ही साथ ये संदेश भी दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कतई नहीं होना चाहिए। अपने संबोधन में एनएसए ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक और विशेष संबंधों की जिक्र किया और अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतों को नई दिल्ली की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। एनएसए ने कहा कि अफगानिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय में भारत अफगानिस्तान के लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान में संकट के समय जो मदद दी है, इसका जिक्र भी एनएसए अजीत डोभाल ने किया है। इसमें 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां, इसके अलावा 5 लाख कोविड टीके भेजकर जो भारत ने मदद की है, उसका जिक्र भी एनएसए अजीत डोभाल ने किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले 2 सालों के दौरान 300 अफगान लड़कियों समेत कुल 2260 अफगानी छात्रों को नई छात्रवृत्तियां दी हैं। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि आतंकवाद क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने जोर दिया कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दाएश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच एक गहन खुफिया और सुरक्षा सहयोग की जरूरत है। डोभाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593, जो कि 2021 का था, उसके महत्व को फिर से दोहराया और प्रस्ताव 1267 के तहत प्रतिबंधित किए गए लोगों और समूहों को क्षेत्र में शरण न मिलने की बात पर जोर दिया। अजीत डोभाल के इस दौरे का एक अहम पड़ाव तब आया जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात की, यानी कि गुरुवार को। यह मुलाकात कई मायनों में खास है। पहली अहमियत है व्लादिमीर पुतिन की बीमारी की कथित चर्चाओं को लेकर। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जाने की बात सामने आई, जिसमें कहा जा रहा था कि पुतिन अब काफी बीमार हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है और वो अब शायद ही उठ पाएंगे। ऐसी खबरें भी आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी आशंका जाहिर की कि पुतिन या तो जीवित नहीं है या फिर बहुत बीमार पड़ गए हैं। लेकिन अजीत डोभाल से हुई मुलाकात ने न सिर्फ इन अटकलों को विराम दिया है, बल्कि उनके विरोधियों को भी एक झटका दिया है। पुतिन ने न सिर्फ अजीत डोभाल से बल्कि अफगानिस्तान पर चर्चा करने आए दूसरे प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और साथ ही साथ अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान के कथित रूप से भागने पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात नहीं सुधर रहे हैं और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन वहां फिर से पैठ जमा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। अब सवाल यह है कि आखिर अजीत डोभाल की यात्रा इतनी अहम क्यों है?
देखिए, अजीत डोभाल अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सीधा रूस पहुंचे हैं। यानी ध्रुव विरोधी क्षेत्रों को एक देश एक ही यात्रा में एक साथ साध रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने जिस तटस्थता के साथ अपनी भूमिका निभाई, उस राजनीतिक और कूटनीतिक परिपक्वता की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि दुनिया के युद्ध पर दो बड़े खेमे यानी कि रूस और अमेरिका, जिसके साथ यूरोप भी है, दोनों युद्ध खत्म करने में अब भी भारत की अहम भूमिका को और एक्सप्लोर करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए रूस भी गर्मजोशी के साथ भारत को मिल रहा है, उसका स्वागत करता है और रिश्तों में उतनी ही गर्माहट अमेरिका में भी दिखती है। यहां तक कि यूरोप की ओर से भारत के रूस से तेल खरीदने पर नुक्ताचीनी करने वाला यूरोप भी अब शांत हो चुका है और अब इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी बुधवार को यह साफ कहा कि रूस से तेल खरीदने में भारत की ओर से जो कदम अपनाए गए हैं, रणनीति अपनाई गई है, उससे अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी केरेन डोन फ्राइड ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है, विचार नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत है। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और अजीत डोभाल के रूस दौरे को और एक्सप्लोर करते हैं। उसमें क्या क्या पक्ष छिपे हुए हैं, क्या क्या संदेश वहां से निकल रहे हैं। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ओआरएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने देखा जो बैठक में जो तय एजेंडा था, जो जितने भी वहां पर सहयोगी देश थे, अफगानिस्तान पर चर्चा होनी थी स्वाभाविक रूप से। उस पर तो भारत ने अपना क्लियर स्टैंड लिया। एक तो पहली बात कि कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनका साथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे मुश्किल में, तो सहयोग बढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पैठ बना रहे हैं। थोड़ा सा इशारा बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन की तरफ भी था। तो क्या रणनीति इस वक्त आपको लग रही है भारत की तालिबान शासित अफगानिस्तान के प्रति सर? देखिए, इस समय जहां तक कि तालिबान का सवाल है और उनका अफगानिस्तान पे कितना नियंत्रण है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अलकायदा तो है ही, उसके साथ इस्लामिक स्टेट है, साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कुछ इलाकों में हावी है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या काबुल में जो सरकार चला रही है उसका अफगानिस्तान के ऊपर कितना नियंत्रण है। ये एक बहुत मोटा सवाल है। अफगानिस्तान की हालत तो वैसे ही बहुत खस्ती है, उसमें कोई शक नहीं है। भारत उसमें क्या मदद दे सकता है, किस तरह की मदद दे सकता है, मैं समझता हूं इसके बारे में कई विचार हो सकते हैं। पर अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, ये केवल भारत के हाथ में नहीं है। ये तो और भी मुल्क हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, इन सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा। जहां तक कि अफगानिस्तान के रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, अमेरिका ने जो उस पर पाबंदियां लगाई हैं, अफगानिस्तान उनको उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी एक समस्या खड़ी हुई है। तो जो कुछ होगा वो हम लोग साथ मिलके कर सकते हैं। अकेले भारत जो है ये बोझ नहीं उठा सकता है। ये आपने बड़ा दिलचस्प बोला कि हम सबको मिलकर साथ करना होगा। लेकिन ये जो अब जैसे इस बैठक में भी चीन भी वहां पर था, हिंदुस्तान भी वहां पर था, ईरान भी वहां पर था। आज ही खबर आई है यूएन से कि वहां पर आईएस खोरासान जो है उसने भारत, चीन और ईरान को के जो वहां पर दूतावास है उनको उड़ाने की धमकी भी दी है। यूएन का ये खुलासा हुआ है। तो क्या आपको लगता है सर कि जो हमारे आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो अफगानिस्तान पर हम क्या एक मंच पर आ सकते हैं, या अफगानिस्तान के मसले पर भी हमारे जो चीन से द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनकी खटास हावी रहेगी सर? देखिए, एक तरफ से तो खटास हावी रहेगी, पर सवाल यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो ही इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिखर गई है
कि वो कोई समझ नहीं सकता है उसको, मतलब समेटना जो है किसी एक मुल्क के बस का नहीं है। अभी भी मतलब जितने भी मुल्क जुटे हुए हैं अफगानिस्तान को मदद करने में, वो भी इसको काबू में नहीं ला सकते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वहां पे भूखमरी है, और ये देश जो है, अफगानिस्तान जो है, काफी हम लोग समझते नहीं है कि कितना बड़ा मुल्क है। और यहाँ पे जो कुछ काबुल में हो रहा है उसका असर जो है बाकी इलाकों में नहीं होता है। हम्म। उसके बाहर जो इलाके होते हैं वहां पे काबुल का भी कंट्रोल जो है वो कोई खास नहीं है। और इस्लामिक स्टेट जैसी जो संस्थाएं हैं वो वहां पे काफी जो है तेजी से बढ़ रही हैं। उनका जो समर्थन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। अब ये परिस्थिति जो काबुल की परिस्थिति है, जिस पर आज पुतिन से लेकर और बाकी जो वहां पर स्टेक होल्डर्स आए हुए थे, भारत से लेकर सबने चिंता जाहिर की। ये जो काबुल की स्थिति है, और उसके बाद हम थोड़ा सा और इधर आ जाइए हमारी तरफ, पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, इकोनॉमिकली कोलैप्स होने की कगार पर है, और काबुल में परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। यानी कि हमारे दो इमीडिएट पड़ोसी इतने बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं, और वहां पर आतंकी गतिविधियां हम देख रहे हैं लगातार एग्रेसिव होती जा रही हैं। तो क्या ये आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा है सर? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में वैसे ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, मतलब ये आपके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हावी हो रहा है, हो गया है। अच्छा, जहां तक कि पाकिस्तान में स्थित जो ग्रुप हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पहले से ही इनकी मतलब अफगानिस्तान में भी इन्होंने कुछ अपने बेस बनाए हैं। तो चाहे पाकिस्तान जो कुछ कहे, पर ये ग्रुप जो है, अगर पाकिस्तान के अंदर जो है कोई कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, तो ये अफगानिस्तान में उभर जाएंगे। जहां तक कि भारत है, भारत के लिए खतरा तो रहेगा, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनका केवल एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, वो है हिंदुस्तान। तो जहां तक कि इस्लामिक स्टेट है या अलकायदा है, ये केवल भारत को टारगेट नहीं करते हैं। पर ये जो दो पाकिस्तानी ग्रुप हैं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनकी तो टारगेट केवल भारत है। तो ये कहीं से भी अपना निकालेंगे। पहले भी लश्कर तैयबा के कुनार प्रांत में, अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में लश्कर तैयबा के वहां पे बेस होते थे, ट्रेनिंग एरियाज होते थे। मैं समझता हूं कि ये दोबारा जो हैं ये खुल गए होंगे। इतनी जानकारी मुझे नहीं है इस समय। जरूर हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस जो हैं उनको ये जानकारी होगी। एक और मेरा से सवाल आपसे है, अभी तक तो आधिकारिक रूप से ये अभी सामने नहीं आया है कि हमारे एनएसए साहब और उनके जो चीनी समकक्ष हैं वो लोग मॉस्को में क्या अलग से मिले हैं, उनकी क्या कोई अलग से बातचीत हुई है। लेकिन लग रहा है कि जैसे पिछले साल अगस्त सितंबर के आसपास अफगानिस्तान के लिए चीन के जो विशेष राजदूत रहे हैं यूई जियाओंग, वो पहली बार भारत आए और उनको लगा कि अफगानिस्तान में वो बिना भारत के चल नहीं पाएंगे, और चीन को भी ये समझ में आया था। तो क्या हम एक जो वहां पर जो सिचुएशन ग्रिम होती जा रही है, क्या कोई ऐसी संभावना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हालात संभालने के लिए हम चीन और भारत का एक साथ आने का कोई विंडो देख रहे हो? देखिए, ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बस का अकेले जो है इसको झेलना मुश्किल है। पर अगर चीन साथ देता है और सच्ची में साथ देता है, वाकई में साथ देता है, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। पर यही है कि इस समय मुझे नहीं लगता है कि मैं समझता हूं कि स्थिति और बिगड़ेगी
और समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी जब तक कि चीन और भारत जो है साथ मिलके अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों को साथ हमको लेना होगा, यहाँ पे हम स्थिति सुधार सकें। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, अफगानिस्तान में जो हालात हैं और वैश्विक जो अस्थिरताएं हैं, चाहे वो सामरिक स्तर पर हो, युद्ध की जो स्थिति है वो अभी तक खत्म हुई नहीं है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अलग हैं। तो चीन, भारत, अब कई लोगों के लिए ये कल्पना करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन भारत अगर चाहे, और हमारे जो कूटनीतिक प्रयास बड़े इम्प्रोवाइज्ड होते हैं, आजकल हमारी सरकार एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में बड़े इम्प्रोवाइज्ड प्रयास कर रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि चीन के साथ हम एक इम्प्रोवाइज्ड रिलेशनशिप के साथ अफगानिस्तान पर बातचीत करें, पाकिस्तान के पर बातचीत करें, तो बहुत बेहतर होगा। ना सिर्फ हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति होगी। एक आखिरी सवाल सर थोड़ा मेरा बृहद होगा पुतिन साहब को लेकर। जो पुतिन साहब आज आए हैं, सब लोगों से मिले हैं, क्या अभी उनकी स्थिति लग रही है? अभी तो ज़ेलेंस्की साहब आज जो है और यूरोपीय देशों से और हथियार लेने, फाइटर जेट्स के लिए वो घूम रहे हैं इधर उधर। अभी आपको पुतिन की स्थिति क्या लग रही है सर? देखिए, रूस की स्थिति ये है कि रूस और यूक्रेन में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अंतर है। रूस बहुत बड़ा मुल्क है, यूक्रेन से काफी छोटा है। वैसे छोटा नहीं है, पर रूस के मुकाबले तो छोटा ही है। और पर यह है कि जितना कहा जाता है कि रूस की ये शक्ति है, वो काफी शक्ति बिखर चुकी है पिछले 1 साल में। तो रूस जो सोच रहा था कि हम यूक्रेन को जो है बिल्कुल अपने यूक्रेन को खत्म कर देंगे, इससे कोई कम उनका जो है इरादा नहीं था। वो कहते हैं कि यूक्रेन एक आर्टिफिशियल मुल्क है। वो चीज तो नहीं हो सकती है। इस युद्ध से ये साफ हो गया है कि यूक्रेन एक मुल्क है और उस मुल्क ने लड़ के दिखाया है जो उसकी जो प्रभुत्ता है और सॉवरेनिटी है और उसका जो इतिहास है। अब पुतिन के लिए सामने ये है कि पुतिन, इतना बड़ा मुल्क है रूस, हार मानना बहुत मुश्किल है। दोनों के लिए एक तरह से हार मानना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल यह है कि कैसे ये युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध अब में ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब रूस थोड़ा सा थोड़े और इलाकों में कब्जा कर सकता है, यूक्रेन उल्टा जो है जवाब दे सकता है। पर अब जो है टक्कर जो है उसकी आमने सामने है। अब ये है, इतना ही खतरा है कि अब इसका एस्केलेशन हो रहा है। यूक्रेन जो है वो पश्चिम के जो मुल्क हैं, नेटो के जो मुल्क हैं, वो यूक्रेन को ऐसी सहायता दे रहे हैं कि अब ये लग रहा है कि ये नेटो और रूस के बीच में युद्ध सामने आ गया है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कई हलकों में ये चर्चा भी हो रही है कि डी एस्केलेशन तो छोड़िए, अब शायद युद्ध निर्णायक मोड़ पर ना आ जाए। अब ये निर्णायक मोड़ क्या होगा? अब झटके से खत्म होगा या झटके से एक दूसरे पर सुपर एग्रेसिव हमले किए जाएंगे, ये कि एक ही बारी में आर्या पार हो जाए? इस बात की भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस स्थिति में ना पहुंचे, युद्ध धीरे धीरे डी एस्केलेट हो, चीज़ें सुधरें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इस मुद्दे पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।